हेलो। हाँ बच्चों, आज अपन देखेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर करने में क्या क्या परेशानियाँ आती है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम को नापने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट मैंने बताया था, कौन सा बताया था, उत्पादन गणना विधि। फिर सेकंड थी आय गणना विधि। थर्ड थी व्यय गणना विधि। और फोर्थ मैंने आपको बताई थी वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो चारों विधियाँ इम्पोर्टेंट थी, वो बताई थी। इसके अलावा भी दूसरे मेथड्स होते हैं, लेकिन इन सभी मेथड्स में नेशनल इनकम को नापने में कई सारी कठिनाइयाँ आती है। इसके मेज़रमेंट में, इसको एस्टिमेट करने में कई सारी परेशानी आती है। तो उन कठिनाइयों को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज़ और दूसरी होती है स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़। तो सबसे पहले अपन कौन सी ले रहे हैं, कंसेप्चुअल या धारणामूलक कठिनाइयाँ। धारणामूलक कठिनाइयों में अब अपन अलग अलग देख रहे हैं। धारणामूलक कठिनाइयाँ मतलब उसके कंसेप्ट को लेके, उसकी डेफिनेशन को लेके क्या क्या परेशानी आती है। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले आर्थिक क्रिया की पारिभाषिक कठिनाइयाँ। कि नेशनल इनकम हम किसको मानते हैं कि एक देश में एक साल में जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई है उसके बाजार मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन बच्चों आपको पता है कि नेशनल इनकम में हम जो बाजार मूल्य को तो जोड़ रहे हैं, लेकिन कई सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो कि उसको हम बाजार में मूल्यांकन ही नहीं करते हैं। ऐसी क्रियाएं जो कि व्यक्ति अपने प्रेम से, पारिवारिक प्रेम से, परोपकार की भावना से, देशभक्ति से या जो गैर आर्थिक उद्देश्य से जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसका आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता है। तो ये सारी क्रियाएं जब राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ती है तो वो आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे बच्चों अपने घर में क्या होता है कि अपनी मम्मी खाना बनाती है, तो या जो भी काम मम्मी कर रही है या मम्मी आपको पढ़ा रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते, क्योंकि वो क्रिया जो है वो मौद्रिक उद्देश्य से नहीं करी है। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। उन देशों में जहाँ पर कि खाना होटल से लाते हैं या बाहर से लाते हैं तो वो राष्ट्रीय आय में जुड़ जाता है, और हमारे यहाँ के जो कार्य है वो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ पाते हैं। तो इस वजह से राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। तो इस तरह से आर्थिक और अनार्थिक क्रिया से संबंधित परिभाषा की कठिनाइयाँ आती है। तो हम केवल आर्थिक क्रियाओं को जोड़ते हैं और अनार्थिक क्रियाओं को नहीं जोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। ठीक है, फिर है सेकंड उपेक्षित बाजार सौदे। उपेक्षित बाजार सौदे हमने तीन तरह से बांट सकते हैं। एक तो फर्स्ट हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, जैसे हमको गवर्नमेंट जो है पेंशन देती है या कोई स्कॉलरशिप मिलती है या कहीं से दान मिलता है, तो ये सब क्या है कि ये राष्ट्रीय आय में या हमारी आय में नहीं जोड़े जाते हैं, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये चीज़ भी राष्ट्रीय आय से छूट जाती है। फिर होते पूंजीगत लाभ हानि। जैसे हमारा कोई प्लॉट है तो उसकी रेट बाज़ार में घटती बढ़ती रहती है, तो ऐसी चीज़ भी जो है पूंजीगत लाभ हानि को भी हम इसमें नहीं देखते हैं। फिर तीसरी है अवैध क्रियाएं। अवैध क्रियाएं क्या है बच्चों, कि जैसे तस्करी है, लूटपाट, चोरी, डकैती, काला बाजारी, इन सब से भी जो आय होती है ये क्योंकि सामाजिक दृष्टि से सही नहीं मानते, तो इसको भी हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं। तो ये आय भी जो है लोगों की राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ पाती है। तो ये तीन तरह के सौदे क्या होते हैं, बाजार से उपेक्षित होते हैं। एक हस्तांतरण भुगतान, फिर पूंजीगत लाभ हानि, और तीसरा अवैध क्रियाएं। तो ये भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ पाते हैं। फिर नंबर 3 है वस्तुओं एवं सेवाओं का आकलित मूल्य राष्ट्रीय आय में जोड़ने की कठिनाई। जैसे अब कई सारी वस्तुएं ऐसी होती है कि जो उत्पादित तो हुई है इस साल लेकिन बाज़ार में नहीं बेची जाती है। जैसे किसान है, वो अपने उपभोग के लिए जो है अनाज या फल सब्जी रख लेता है, तो उसको उसने बाज़ार से नहीं खरीदा तो वो उसको जोड़ता ही नहीं, बेचा भी नहीं, तो वो
जो है राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ पाती है। या जैसे हम अपने मकान में रहते हैं तो हम उस किराए को नहीं जोड़ते हैं। इसी तरह से अपनी पूंजी से हम ब्याज बिजनेस कर रहे हैं तो उसका ब्याज भी हम नहीं जोड़ते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि कई सारी चीज़ें जो होती है वो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ पाती है। ठीक है। फिर अब नंबर 4, अंतिम तथा मध्यवर्ती उत्पादों की समस्या। तो राष्ट्रीय आय में हम केवल अंतिम उत्पाद को ही जोड़ना चाहिए, मध्यवर्ती वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए वो, क्योंकि आगे जाके वो अंतिम वस्तु में जुड़ जाएगा। तो इस मध्यवर्ती की समस्या से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि जब राष्ट्रीय आय की गणना करें तो केवल अंतिम उत्पाद का ही समावेश करें। और फिर जो वैल्यू एडेड मेथड होता है या मूल्य जोड़ पद्धति होती है, मतलब हर स्टेप पे जो जो आपने वैल्यू एडिशन किया है उतना ही जोड़ना है, सारे मूल्य को नहीं जोड़ना है। तो ये वैल्यू एडेड मेथड मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया था बच्चों। तो मध्यवर्ती उत्पाद से आप कैसे बचेंगे कि एक तो केवल अंतिम उत्पाद को ही जोड़ें और दूसरा वैल्यू एडेड मेथड से जो वैल्यू ऐड हुई है उसी को जोड़ें। फिर नंबर 5, अवशिष्ट माल सूची में परिवर्तन तथा मूल्यांकन समायोजन। मतलब क्या होता है बच्चों, एक साल में जितनी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित हुई है वो ज़रूरी नहीं कि पूरा बिक जाएगा। तो कुछ माल जो है वो इन्वेंटरी के रूप में बच जाता है। तो अब मान लीजिए कि उसमें कोई घटत बढ़त हुई है या उसकी प्राइस में डिफरेंस आया है तो उसको जोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से मूल्य समायोजन की भी कठिनाई आती है। फिर इसके बाद नंबर 6, सरकार द्वारा उपलब्ध प्रशासनिक सुरक्षा, सुविधा तथा न्याय आदि के बाजार मूल्य निर्धारण की कठिनाई। तो बच्चों इसके अलावा भी क्या होता है कि हमारी सरकार जो है हमको कई सारी, जैसे जो ऑफिसर्स लोग होते हैं उनको सुविधाएं देती है, तो कई सारी सुविधाएं, कई सारी सुरक्षा, न्याय, तो इन सब में सरकार का जो पैसा खर्च होता है तो उस व्यक्ति की आय में उस सुविधा को हम नहीं जोड़ते हैं। तो इस वजह से भी राष्ट्रीय आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कैसे करना है इसको आगे? अच्छा, यूँ करना या क्या, ऐसे ठीक आगे है। करना है। अब बच्चों इसके बाद 7वां पॉइंट है विदेशी फर्मों की आय। तो इसको भी बड़ा मुश्किल होता है कि इसको कौन से देश की आय में जोड़ा जाए। जिस देश की वो कंपनी है उस देश की आय में जोड़े या जिस देश में वो फर्म स्थित है उस देश की आय में जोड़ा जाए। तो ये भी बड़ी कठिनाई आती है कि जैसे भारत में कोई उत्पादन करने वाली विदेशी फर्म है तो उसको कहाँ जोड़ना चाहिए, भारत की राष्ट्रीय आय में ही जोड़ना चाहिए। इसके बाद आती है घिसावट की कठिनाई। मतलब हर साल अपन देखते हैं कि मशीनें जब काम आती है तो उसकी टूट फूट होती है, घिसावट होती है, तो उसके मूल्य को गिनना भी मुश्किल होता है। फिर क्या होता है बच्चों, मान लो नया आविष्कार हो गया, इस वजह से वो मशीन घिसी नहीं है फिर भी उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो इस तरह से इनके मूल्यांकन करने में भी कठिनाई आती है। तो ये सारी परेशानियाँ कौन सी थी, जो कि उसकी डेफिनेशन से, कंसेप्ट से रिलेटेड परेशानियाँ थी। अब इसके बाद हम दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सी है, डिफ़िकल्टीज़, राष्ट्रीय आय गणना में सांख्यिकीय कठिनाइयाँ। ठीक है, स्टेटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग नेशनल इनकम। तो इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट पारिभाषिक कठिनाइयाँ, मतलब डेफिनेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ जगह नेशनल इनकम को क्या माना जाता है कि अपने देश की जो भौगोलिक सीमाओं में पैदा हो रही उसी को जोड़ा जाए, विदेशों की आय को नहीं जोड़ा जाए जो विदेशों में हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, विदेशी निवेश पे ब्याज मिल रहा है, बैंकिंग का, निर्यात आयात बीमा, सबकी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। तो इस तरह की परेशानी आती है। फिर सेकंड, मापने की रीति एवं दृष्टिकोण, कि अब राष्ट्रीय आय को हम कौन से मेथड से मापें, उत्पादन विधि, आय विधि या व्यय विधि से। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, उस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ किस तरह की चल रही है उस पर निर्भर करता है कि हमको मापने के लिए कौन सी रीति को लेना है। फिर थर्ड, गैर मौद्रिक लेन देन। जैसे मैंने बताया था कि हम नेशनल इनकम में
आर्थिक क्रियाओं को ही नापते हैं, अनार्थिक को नहीं नापते। तो मान लीजिए अगर हमारे यहाँ वस्तु विनिमय हो रहा है, मौद्रिक विनिमय नहीं हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें भी जो है राष्ट्रीय आय में जुड़ने से बच जाएगी। फिर नंबर 4, अशिक्षित एवं अंधविश्वास, कि जैसे हमारे जैसे देशों में बहुत सारे लोग अशिक्षित होते हैं, तो वो पूरा हिसाब किताब ही नहीं रखते, चाहे आय विधि से हम नापें चाहे व्यय विधि से नापें, उनके पास प्रॉपर हिसाब ही नहीं होता है। फिर कई लोग अंधविश्वासी होते हैं कि पैसे को ज़्यादा जोड़ेंगे तो हमारी आय कम नहीं हो जाए, तो इसलिए भी वो हिसाब किताब नहीं रखते हैं, तो एक परेशानी ये भी आती है। फिर इसके बाद कई देशों में आंकड़े संकलन की और सांख्यिकी व्यवस्था का ही प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है, अभाव होता है, तो वहाँ के आंकड़े तो डेफिनेटली भ्रमात्मक होंगे। फिर इसके बाद सरकारी व्यय और करारोपण। फिर हम जानते हैं कि हमारी इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो कई सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आय को सही तरीके से नहीं बताते। उनको पता है कि आय बता दी तो हमारे आय पे टैक्स ज़्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए भी वो आय को कम दर्शाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7, मूल्य स्तर में परिवर्तन। तो अब मान लीजिए मूल्य स्तर में परिवर्तन हुआ, कीमतों में परिवर्तन हुआ, तो भी राष्ट्रीय आय की तुलना करना कठिन होता है। हालांकि हम सूचकांकों से इनका समायोजन कर सकते हैं, लेकिन सूचकांक तो आप जानते ही हैं बच्चों की उनकी अपनी खुद परेशानियां हैं, खुद उसकी कठिनाइयां हैं। ठीक है, अब इसके बाद है लास्ट, दोहरी गणना की संभावना। तो इसकी संभावना तो हमेशा ही रहती है कि जैसे गेहूँ जो है वो किसान के यहाँ भी जोड़ लिया, फिर जहाँ आटा हो रहा है बन रहा है वहाँ जोड़ लिया, जहाँ ब्रेड बन रही है वहाँ जोड़, तो इस तरह से कई बार दोहरी गणना की समस्या भी हमारे सामने आती है। तो इससे बचने के लिए मैंने बताया था आपको कि वैल्यू एडेड मेथड को काम में लेना चाहिए। तो इस तरह से देखा हमने कि राष्ट्रीय आय को मेजर करने में क्या है, बहुत सारी परेशानियाँ आती है। कुछ धारणामूलक कठिनाइयाँ हैं और कुछ सांख्यिकीय कठिनाइयाँ हैं। तो राष्ट्रीय आय की कोई भी रीति हम लें, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इन परेशानियों से जो है उससे बचने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो अब राष्ट्रीय आय के अनुमान और उपयोग में हमको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, कि राष्ट्रीय आय को जब भी हम एस्टिमेट करें, ठीक है, या उसको डेटा को हम यूज़ करें, तो हमको निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि अगर गणना में भिन्नता होगी, एकत्रित आंकड़ों में समानता का आधार होगा, आधार जो है वो सही नहीं होगा, परिस्थितियों की भिन्नता होगी, तो नेशनल इनकम से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो गलत हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय के विश्लेषण से आर्थिक निर्णय लेने में पूर्ण सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तो क्या क्या सतर्कता है? नंबर 1, मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय में अंतर करना। बच्चों, मौद्रिक आय अलग चीज़ है और वास्तविक आय अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन हमें कभी भी तुलना करनी है तो कौन सी आय की तुलना करनी चाहिए? वास्तविक आय की। क्योंकि मौद्रिक आय में तो जो है कीमत बढ़ गई और मौद्रिक आय बढ़ गई, तो आपकी वास्तविक आय तो नहीं बढ़ी। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि हमको कभी भी दो समय में या दो देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करनी है तो कौन सी आय लेनी चाहिए? वास्तविक आय लेनी चाहिए। ठीक है, और नंबर 2, कुल आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति आय। कभी भी आपको तुलना करनी है राष्ट्रीय आय की, तो हमको क्या लेना चाहिए? राष्ट्रीय आय की जगह पर कौन सी लेनी? प्रति व्यक्ति आय को लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है किसी देश की जनसंख्या कम हो, किसी की ज़्यादा हो, किसी की कोई देश छोटा हो इसलिए राष्ट्रीय आय कम हो, तो देश का आकार का फ़र्क हो सकता है, जनसंख्या का फ़र्क हो सकता है। तो इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा देश ज़्यादा समृद्ध है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि कुल राष्ट्रीय आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति आय को लेकर के तुलना करनी चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 3, आय की वितरण व्यवस्था। ठीक है, अब हमको केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को ही नहीं देखना, इसके साथ साथ अगर हमको देश के कल्याण का स्तर देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वहाँ की वितरण व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देश में कुछ ही वर्गों के द्वारा नेशनल इनकम पर आधिपत्य कर लिया जाए। तो ऐसे में क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के साथ साथ
ऐसा होना राजनीतिक दृष्टि से भी खतरनाक और अनुपयुक्त है। तो सामाजिक कल्याण की तुलना करते समय हमको नेशनल इनकम के वितरण पर भी ध्यान देना होगा कि आय ज़्यादा है कम है, उसके साथ साथ और क्या देखना है हमें कि राष्ट्रीय आय का वितरण किस तरीके से हो रहा है। तो वितरण में काफ़ी कुछ समानता होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जो है किसी भी देश का सामाजिक कल्याण अच्छी तरह से हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने क्या क्या देखा कि राष्ट्रीय आय को नापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है, धारणामूलक और सांख्यिकी कठिनाइयाँ कौन कौन सी होती है, और उन कठिनाइयों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और राष्ट्रीय आय के अनुमान में हमको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको PDF में नोट्स भी भेज रही हूँ, और इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो डलेगा वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। और जो भी वीडियोस आते हैं उसको आप डाउनलोड कर लीजिए जब भी आपके पास टाइम हो, और उसके बाद आराम से आप ऑफलाइन मोड में इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।